हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में ब्रीफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट में जितनी भी हार्मोन्स प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लोग बच्चों बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट की बॉडी में जितनी भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है उन सभी हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, अब जो फाइटो हार्मोन्स हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। अब कुछ हार्मोन्स जो होती हैं वो प्रमोटर का काम करती हैं, और बच्चों कुछ हार्मोन्स जो होती हैं वो इनहिबिटर का काम करती हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स ऐसी फाइटो हार्मोन्स होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, बट इनहिबिटर जो होती है वो प्लांट की बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या करती हैं? इनहिबिट कर देती है, रोक देती हैं। ठीक, तो इनहिबिटर क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है, और प्रमोटर क्या करता है? ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है बच्चों? केमिकल मैसेंजर है। अब केमिकल मैसेंजर क्यों बोला गया? प्लांट की बॉडी में जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोल रहे हैं वो है तो केमिकल ही ना, प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका नेचर भी केमिकल है। तो हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टर्म हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि लिविंग बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्लांट एक लिविंग बॉडी है। तो ऐसे केमिकल मैसेंजर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है प्लांट की बॉडी में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जितनी भी हार्मोन्स है, चाहे वो एनिमल हार्मोन्स पढ़ो आप लोग, चाहे प्लांट हार्मोन्स पढ़ो, इन सभी का अमाउंट बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही प्रोड्यूस होता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है। इसीलिए बोला गया कि ये जो बनती है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्लांट की बॉडी में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर? अब जिस पार्ट में बनती है वहां से ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर हो जाती हैं, जहाँ पे इनका फिजियोलॉजिकल रोल होता है वहां पे क्या करते हैं? मूव कर जाती हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे केमिकल मैसेंजर है जो प्लांट की बॉडी की एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे पार्ट पे पहुंच जाते हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में दो तरह के फाइटो हार्मोन्स आते हैं। पहला आते हैं प्रमोटर, दूसरा आते हैं इनहिबिटर्स। प्रमोटर जो होते हैं ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और इनहिबिटर जो होते हैं वो ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, रोक देते हैं। अब अगर हार्मोन्स को देखें तो कितने ग्रुप्स हैं? आपको अगर 5 ग्रुप्स हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या पढ़ना है? ऑक्सिन, देन जिबरलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों बच्चों किस में आएंगे? आप कहोगे प्रमोटर ग्रुप में आएंगे। किस में आएंगे? प्रमोटर में आएंगे। जबकि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये किस में आएंगे? इनहिबिटर्स में आएंगे। दीज आर इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रोक देंगे। और ये इनका जो प्रेजेंस होता है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट होता है। जैसे जैसे प्लांट की बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट रेगुलेट होता है उसी हिसाब से प्लांट की बॉडी में इनहिबिटर्स और प्रमोटर्स का फॉर्मेशन भी होता है। अब जो टर्म फाइटो हार्मोन दिया गया था ये उनके लिए बोला गया था जो प्लांट की बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। याद रखिएगा पॉइंट, फाइटो हार्मोन्स टर्म जो है वो हम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस के लिए यूज नहीं करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको सिंथेटिक बोलेंगे, हम लोग फाइटो हार्मोन्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल मैन्युफैक्चर्ड केमिकल which often resemble the hormones। ऐसे केमिकल्स जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं बट उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और उनका जो एक्शन है वो बिल्कुल कैसा है? फाइटो हार्मोन जैसा है, बट वो हार्मोन टर्म नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हो रहा है। क्लियर? तो रिसेंटली दो ग्रुप देखे गए हैं। पहला है आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड एंड पॉलीएमाइंस। इनको हम लोग, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो बिहेव करते हैं एज अ हॉर्मोन्स। क्लियर? अब देखिए,
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मैंने अभी आपको बताया जो प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस हो वो नेचुरल है, और जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो फैक्ट्रीज में बनाया जाए केमिकली उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक। क्लियर? अब जो नेचुरली बन रहा है उसमें दो चीजें आती हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी आते हैं और ग्रोथ बच्चों इनहिबिटर्स भी आते हैं। प्रमोटर्स में आता है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, जबकि इनहिबिटर में आता है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब हम जो सिंथेटिक प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है बच्चों NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। NAA का फुल फॉर्म है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4D 2,45-T। ये सारे के सारे जो आप हार्मोन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कैसे है? सिंथेटिक है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस है, नेचुरली अकरिंग नहीं है। क्लियर? देन अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स। अच्छा भाई, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स क्या है वो भी देख ले। अब कहाँ प्रोड्यूस होती है बच्चों? टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइटोहॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन टिप ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीफ। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये हॉर्मोन्स ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू कंडक्टिव सिस्टम। अब कंडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्लांट की बॉडी में दो ही कंडक्टिव सिस्टम है, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। क्लियर? तो उन्हीं के थ्रू बच्चों ये क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसलिए लिखा है ट्रेस क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में। हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है क्योंकि प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोई भी स्पेशलाइजेशन सेल और ऑर्गन नहीं है जहां से ये सिक्रीट होते हैं। क्लियर? दे अब यहाँ पे ये टर्म क्यों आया है? नो स्पेशलाइज सेल और ऑर्गन्स फॉर द सिक्रीशन। जैसे अगर आप एनिमल हार्मोन्स पढ़ोगे भी आगे तो आपको पता होगा, जैसे हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है तो वो स्पेसिफिक हो गई, क्या प्रोड्यूस कर रही है? थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रेनालिन ग्लैंड है, क्या प्रोड्यूस कर रही है? एड्रेनालिन हार्मोन। तो ये स्पेसिफिक हो गया। बट प्लांट के केस में कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जहां से सिक्रीट हो। याद रखना बिल्कुल। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सो दे आर केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लीडिंग टू प्रमोशन। इनका क्या काम है? आप कहोगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में क्या आएगा? या तो ग्रोथ को बढ़ाना होगा, या तो ग्रोथ को इनहिबिट करना होगा, रोकना होगा, या तो ग्रोथ में मॉडिफिकेशन करना होगा। यही तीन काम इनमें है। अब आप कहोगे मॉडिफिकेशन में क्या है भाई? अब आपने पढ़ा है कि अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट, राइट? So this is a modification done by plant hormone, is it? अब शूट आपको अच्छे से पता है, स्टेम और लीव्स आती हैं, तो जो फ्लावर्स का फॉर्मेशन है वो मॉडिफाइड पार्ट है किसका? शूट का। जब शूट में मॉडिफिकेशन होता है सो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। सो प्लांट में ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल? आप कहोगे फाइटो हॉर्मोन्स। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करे, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो अपोजिट परफॉर्म करे, अपोजिट फंक्शन को परफॉर्म करे। तो देखिए, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इन सच अ वे दैट बोथ प्रमोट ईच अदर एक्टिविटी। एग्जाम्पल बच्चों, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? आप कहोगे ग्रोथ प्रमोटर्स में आते हैं, ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर? बट अब सबका फंक्शन सेम है तो किस में आ गए? सिनर्जिस्टिक में आ गए। एंटागोनिस्टिक में कौन आ गए? जो अपोजिट करते हैं। तो एंटागोनिस्टिक में द इफेक्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस इन सच अ वे दैट दे हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे एग्जांपल देखिए, अब एब्सिसिक एसिड है ABA, ये करेगा क्या?
सीड और बड डॉर्मेंसी के टाइम पे ये अपना रोल प्ले करेगा। एबीए डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा। डॉर्मेंसी क्या होता है? आपको अगर रेस्टिंग फेज ऑफ सीड और बड, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एबी और जी बर्लिन जो है वो किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? दोनों ही सीड और बड डॉर्मेंसी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं? आपको अगर एब्सिसिक एसिड होगा तो डॉर्मेंसी को प्रमोट कर देगा, मतलब जो सीड है वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर? वहीं अगर जिबरलिन को अगर हम देखेंगे तो जिबरलिन क्या करेगा? डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा। अगर किसी भी सीड में डॉर्मेंसी है और जिबरलिन वहां प्रेजेंट है तो डॉर्मेंसी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, जो सीड है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। तो दोनों के जो इफेक्ट है वो कैसे हो गए? अपोजिट हो गए, एक ही जगह पे, एक ही प्रोसेस पे। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक चार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी एक ही बार में। जैसे सबसे पहले देखो सिनर्जिस्टिक की अगर हम बात करें, जो अभी हमने डिस्कस किया, हमने पढ़ा था ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। बच्चों सब क्या इंड्यूस कर रहे हैं? प्लांट की ग्रोथ को। सबका सेम फंक्शन है, हाथ मिला रहे हैं इसीलिए, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं। क्लियर? तो सिनर्जिस्टिक हो गए। अच्छा भाई, अभी हमने एंटागोनिस्टिक भी पढ़ा। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या कर रहे हैं? हाथ नहीं मिला रहे हैं, एक दूसरे को पंच दिखा रहे हैं। तो देखो जो ए बी है वो क्या कर रहा है? डॉर्मेंसी को बढ़ा रहा है, जबकि जो जिबरलिक एसिड है वो डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है अपोजिट काम। क्लियर हुआ? ओके। अब ग्रोथ प्रमोटर की तरह अगर हम देख लें इसको, तो सबसे पहली चीज है ग्रोथ प्रमोटर में अगर हम ऑक्सिन को देखें तो ये करता क्या है? एपिकल डोमिनेंस को फॉर्म करता है, एब्सेशन को होने से रोकता है। आपको एब्सेशन क्या होता है? एब्सेशन का मतलब होता है पत्तियों का टूट के गिरना। नॉर्मली जैसे आप लोग बोलते हैं पतझड़ आ गया, तो पत्तियां टूट के गिर रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सेशन। बट एट द टाइम ऑफ एजिंग, जब प्लांट की सारी पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, सारी लीव्स टूट के गिर जाती हैं और प्लांट बुशी हो जाता है, उस केस को हम लोग बोलते हैं सेनेसिस। इज इट क्लियर? एब्सेशन एवरी ईयर होता है, बट सेनेसिस एट द टाइम ऑफ एजिंग होता है। क्लियर? वीडिसाइट को रोकता है, मतलब वीड्स की ग्रोथ को रोकता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? रूट शूट इनिशिएशन फ्रॉम कैलस, डिलेइंग एजिंग प्रोसेस, प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ। और जिबरलिन है वो किसका फॉर्मेशन करता है? आपको बोल्टिंग इफेक्ट को शो करता है। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी। इथाइलिन क्या कर रहा है बच्चों? अब ये इनहिबिटर्स में आते हैं, तो सबसे पहला काम है एब्सेशन को बढ़ावा दे रहा है। एब्सेशन में पत्तियां टूट के, ये लीव्स टूट के गिर रही हैं और फ्रूट्स की रैपनिंग कर रहा है, फ्रूट्स को रैप कर रहा है। अच्छा भाई, उसके अलावा रेडियल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। क्लियर? अच्छा भाई, अब एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? पहले तो येलोइंग ऑफ लीफ। क्लियर? जो लीव्स हैं वो, उनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है, और जो लीव्स का कलर है वो कैसा होता जा रहा है? येलो। नेक्स्ट है एब्सेशन को क्या कर रही है? इंड्यूस कर रही है, मींस अगेन लीफ फॉल प्रोसेस हो रहा है। और लास्ट है क्लोजर ऑफ स्ट्रोमेटा। अब स्ट्रोमेटा अगर क्लोज हो जाएगा तो नो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, स्टॉप ट्रांसपिरेशन। क्लियर? सो ये सारा काम है किसका बच्चों? ग्रोथ इनहिबिटर का। देन अब हम डिस्कस करने क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं। सो देखिए, ऐसे फ्रूट्स ये ऐसे प्लांट जिनमें बहुत तेजी से देखिए ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत तेजी से रेस्पिरेशन रेट राइज हो रहा है नियर द एंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट का जो डेवलपमेंट है बिल्कुल एंडिंग फेज पे, ऑलमोस्ट फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होने वाला है। उस टाइम पे जब रेस्पिरेशन का रेट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, क्लियर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक राइज। और ऐसे फ्रूट्स जिनमें क्लाइमेट्रिक राइज डेवलप हो रहा है
उनको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लियर? अच्छा भाई, द रैपनिंग ऑन डिमांड एंड कैन बी इंड्यूस्ड। अब बच्चों इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रोसेस है वो अपने आप नहीं हो रहा है, हम उस प्रोसेस को करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, कि आपने केमिकल्स लगाया और फलों को पका दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड रैपनिंग, इज इट? So ripening on demand can be induced in these fruit by exposing them to normal air containing about। अब देखो जो बच्चों फल पकते हैं नॉर्मल एयर में, अगर देखोगे सो 1 ppm इथाइलिन प्रेजेंट होता है नॉर्मल एयर में। इसलिए फलों को जब आप खुला रखेंगे पॉलिथीन से निकाल के, आप खरीद के लाए, आपने पॉलिथीन में खरीदा, उसके बाद आपने उसको पॉलिथीन से निकाल के रख दिया, तो हमारी जो एयर है उसमें ऑलरेडी 1 ppm का इथाइलिन प्रेजेंट है, जो धीरे धीरे फलों को पकाता है। क्लियर? A liquid called ethophone is being used in fruit ripening। तो एक तो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, उसके अलावा हम एक लिक्विड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों इथोफोन। फ्रूट रैपनिंग के लिए यूज होता है और कॉन्टिन्यूसली क्या रिलीज करता है? ये इथाइलिन, जिससे फल बहुत जल्दी पक जाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अभी किस पे अप्लाई होता है? टोमेटो, एप्पल्स, बनाना, मैंगो। इसीलिए आजकल का जो एप्पल है या आजकल का जो बनाना है, आप देखो आज आप अगर लेकर आ रहे हो तो एक दिन मैक्सिमम पूरा चल जाए, बहुत बड़ी बात है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पे केमिकल लगा हुआ है इथोफोन, और वो लगातार क्या रिलीज कर रहा है? इथाइलिन, जिसकी वजह से रैपनिंग का रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। क्लियर? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स जिनको हम इथाइलिन के एक्सपोजर से राइप नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लियर? अब ये जो फ्रूट्स होते हैं इनसेंसिटिव होते हैं इथाइलिन को लेके, जैसे एग्जांपल ग्रेप्स, वाटरमेलन और ऑरेंज। इन पे आप केमिकल नहीं लगा सकते ताकि ये बहुत जल्दी पक जाए। क्लियर? सो इनकी जो रैपनिंग है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? इथाइलिन पे। देन अब स्टार्ट होने जा रहा है ब्रीफिंग किसकी? ऑक्सीजन की। जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, आपको एक काम करना, बस इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लें ताकि आपका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। ये आप